हेलो स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड विद एफसीआर एक्ट। तो हमने कहा ये एक्ट लागू हुआ 1 मई 2011 से। ध्यान दीजिए, चाहे एक्ट 2010 का है और इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स भी 2011 में ही आए थे। बढ़िया बात यह है कि ये एक्ट जो लगता है एप्लीकेबिलिटी, जिसे आपने बड़े अच्छे से समझ के चलना है। तो हमने कहा था कि भारतीय सिटीजन्स के ऊपर लगेगा, चाहे वो बाहर रहते हो। और दूसरी बात है, इवन भारतीय कंपनीज के एसोसिएट सब्सिडरी बाहर हैं तो उनके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। तो आइए चैप्टर 2 में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्वियसली द डेफिनेशन पार्ट। देखिए डेफिनेशन साइंस की अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंदर। और हम सबसे पहली डेफिनेशन देखिए, जैसे मैंने कहा था कोर एरिया क्या है इस एक्ट का, दो चीजें हैं, एक है कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है हॉस्पिटैलिटी। तो द वर्ड इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। क्या वास्तव में कंट्रीब्यूशन का मतलब पैसा है? यही हम पढ़ने जा रहे हैं। सो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2(1)(h) रेड विद रूल नंबर 6A। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है मीन्स वर्ड से। तो मीन्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, जो लिखा है बस वही आएगा इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। सिंपल मेरी तरफ से कोड की है DDT। आपने सुना होगा ये एक दवाई होती है कीड़े वगैरह मारने के लिए, उसी के ऊपर है। कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? मींस DDT। अब भैया ये DDT क्या है? D फॉर कंट्रीब्यूशन का मतलब कहता है डोनेशन। अब देखिए डोनेशन पैसे में भी आ सकती है और ये काइंड में भी आ सकती है, गुड्स वगैरह कह लीजिए। नंबर 2 D से डिलीवरी, दान दे रहा तो या कोई कह लीजिए डिलीवर कर रहा है, सेम यही चीज, मनी या गुड्स। या T से ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या की जा रही है आपको? ऑब्वियसली कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है या क्या हो सकती है इमूवेबल। तो मींस DDT डोनेशन, डिलीवरी, जैसे मर्जी कैश या काइंड। T से ट्रांसफर किसका? प्रॉपर्टी का होगा, वो कोई भी हो। अब ये किया किसने? DDT। स्वाभाविक है कोई बाहर बैठा, मेड बाय एन फॉरेन सोर्स, बाहर से किसने किया है? दिया है ये DDT। नाउ व्हाट इज फॉरेन सोर्स? ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 2J के अंदर। अब डेफिनेशन के 3 हिस्से हैं। कहता है DDT किया, फॉरेन सोर्स ने किया। अरे भाई साहब DDT किसका किया? मतलब डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, किस चीज का किया? ऑफ। तो यहां पे 3 क्लॉज आप देख रहे हैं। सबसे पहली नंबर 1 एनी आर्टिकल, आर्टिकल से पता चल गया कोई सामान, ये इसलिए मैं गुड्स और काइंड यहां लिख रहा था। तो नंबर 1 क्लॉज में है कोई आर्टिकल, जिसका मतलब है सामान या काइंड कह लीजिए। लेकिन अगर आप आगे देखते हैं तो देखिए शब्द क्या लिखा है? नॉट बीइंग। बड़ा बढ़िया ये शब्द है नॉट बीइंग। तो नॉट बीइंग का मतलब क्या है बच्चों? दैट मीन्स ये आपको कुछ क्या मिलने वाली है? एग्जम्पशन, या कह लीजिए ये अलाउड है। कहने का मतलब FCR एक्ट नहीं लगेगा अगर ये आर्टिकल मिला है। फिर से देखिए DDT हुआ, किसने किया? फॉरेन सोर्स ने किया। किसका किया? आर्टिकल का किया। लेकिन ये आर्टिकल हम छोड़ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं DDT किस चीज का है, इसकी भी एक कोड की बना के दे रहा हूं आपको, देखिएगा। A 3 चीजें हैं, A क्लॉज 2 में C और 3 में है S, ACS एसोसिएटेड कंपनी सेक्रेटरी, ACS नाम की कोड की। मतलब DDT किया, ऐसे याद रख लो, DDT किया, किसका किया? ACS का किया। किसने किया? फॉरेन सोर्स ने। बात खत्म। अब हम डिटेल ले रहे हैं। A से आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर ये चीज अलाउड है, मीन्स FCR एक्ट का कंप्लायंस नहीं लगेगा। कहता नॉट बीइंग एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन, मतलब टू अ पर्सन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। किसको दिया? देने वाला बाहर से फॉरेन सोर्स है, जिसको मिला उसकी बात कर रहे हैं। एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन मतलब किसको मिला। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? तो ये हम पढ़ेंगे 2(1)(m) के अंदर, थोड़ी देर में देखते हैं इसे। कहता अगर आपको ये मिला गिफ्ट के रूप में, देखिए गिफ्ट होता है पर्सनल यूज, ये दिवाली के गिफ्ट नहीं आप आगे से आगे चिपका दो, है ना। तो कहता है कोई बाहर से क्या मिला है? आर्टिकल मिला है, किसी व्यक्ति को मिला है। हम FCR एक्ट नहीं लगाएंगे अगर ये किस रूप में मिला है? गिफ्ट। और गिफ्ट होता ही क्या है? चाहे वर्ड ना भी लिखें, पर्सनल यूज होता है, चलिए लिख के दिया है। लेकिन कहता है कंडीशन है अगर उसके मार्केट वैल्यू, इसलिए एग्जाम में इसके ऊपर बनता है PP प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर उसके मार्केट वैल्यू कहां भारत में देखनी है, बाहर से नहीं देखनी है, अमेरिका इंग्लैंड कहां से आया, ऑफ सच गिफ्ट या आर्टिकल कह लीजिए। और प्रश्न है ऑफ सच गिफ्ट और आर्टिकल। मान लीजिए 5 गिफ्ट आए, क्या 5 की मार्केट वैल्यू देखनी है? नहीं, राइट। हमें किसकी वैल्यू देखनी है? इंडिविजुअल, एक की। अब ये वैल्यू कब देखनी है? जिस दिन ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट। प्रश्न है ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? जिस दिन अगले ने दिया या जिस दिन हमें मिला।
जिस दिन मिला ना कि लेके आया, जिस दिन आपको मिला उस दिन अगर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपया है, तो दरअसल ये मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती रहती है और फिलहाल इसकी वैल्यू रूल नंबर 6 ने बताई है। अगर इसकी वैल्यू नॉट मोर देन ₹1,00,000 या यूं कह लीजिए लेस देन इक्वल टू क्या है 1,00,000 है, तो आपके ऊपर FCRA एक्ट नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली रूल नंबर 6A किसका है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 का है। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या एग्जाम्पशन में हमें नजर आया, हमें एग्जाम्पशन में नजर आया कोई सामान कैसे मिला, गिफ्ट के रूप में मिला, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, अप टू 1,00,000 है, किस दिन है उसकी मार्केट वैल्यू, जिस दिन आपको मिला। ये मार्केट वैल्यू कहां देखनी है, भारत में देखनी है, भारतीय मुद्रा में, करेंसी इंडियन रुपीस में हम देख रहे हैं। मान लीजिए आपको 2 मोबाइल मिले, प्रश्न तो ये भी है पर्सनल यूज के लिए तो मोबाइल क्या होता है, एक ही होगा ना, तो इसलिए हम कह रहे थे गिफ्ट जो पर्सनल यूज के लिए 2 है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर FCRA एक्ट लग जाएगा। मार्केट वैल्यू जैसे मैंने बताया क्या देखना है, पर आइटम देखना है, नॉट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स। मान लीजिए ये गिफ्ट आपको कुछ मिलते हैं, एक मोबाइल मिला जी 75,000 रुपीज का, क्या ये अलाउड है या नहीं, तो हम कहेंगे 75,000 आपकी कसम 1,00,000 से तक होता है तो अलाउड हो गया। घड़ी मिली 10,000 की, ऑब्वियसली टिक का मतलब अलाउड हो गया। लैपटॉप ये काफी महंगा भाई, इसलिए हम क्या कहेंगे ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर एक्ट लगेगा। कपड़े 20,000 के ओके है, परफ्यूम ओके है, चॉकलेट्स भी ओके हैं, टोटल कितना आ गया, ध्यान दे रहे हैं आप 2.85। हमें टोटल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, पर आइटम हमें ये देखना है, इंडिविजुअल आइटम हमें देखना है। नेक्स्ट आइटम आती है सी से, क्या मिला है आपको, देखिए वर्ड क्या है, एनी करेंसी। अब करेंसी तो साहब फॉरेन भी होती है, इंडियन भी होती है, तो एनी का मतलब तो कोई भी है। दैट मीन्स यहां पक्का पैसे मिले हैं। पहले में क्या मिला था, सामान मिला था, आर्टिकल, वेदर इंडियन रुपीस और व्हाट फॉरेन करेंसी, डॉलर हो पाउंड हो जो भी हो, तो इसको भी हम क्या लेके चलेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और यहां देखिए कोई एग्जाम्पशन की लिमिट नहीं दे रहा हूं मैं, यहां पे FCRA एक्ट लगेगा। एस से आपको क्या मिली है, सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी का मतलब, अरे शेयर्स वगैरह, कहता है सिक्योरिटी क्या होता है, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ सकरा एक्ट ऑफ 1956। व्हाट इज सकरा, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। ये कानून है जहां दरअसल अगर मैं बताऊं तो इंटर में आप सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ते थे कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 81 में, और उसमें भी ये लिखा था जाइए सिक्योरिटी का डेफिनेशन कहां देखिए, सकरा एक्ट में देखिए। तो जो भी आपको सिक्योरिटी पता है, जैसे शेयर कहो, स्टॉक कहो, बॉन्ड कहो, डिबेंचर कहो, डेरिवेटिव कहो, GDR कहो, ऑप्शंस को, जो भी आपको पता है सब कुछ सिक्योरिटी है। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, क्या मिल रही है आपको, इंडियन सिक्योरिटी, जिसका मतलब हो गया भारतीय किसी भी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटीज आपको मिल रही हैं। साथ में क्या कह गया, एंड इंक्लूड्स फॉरेन सिक्योरिटी, या बाहर की किसी कंपनी की अगर आपको मिल रही है। व्हाट इज फॉरेन सिक्योरिटी, कहता जाइए इसका मीनिंग आप देखिए अंडर सेक्शन 2 ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट याद कीजिएगा, हमने कहा था फॉरेन सिक्योरिटी क्या है, मींस एनी सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स द सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी इवन इफ द रिडम्पशन ऑफ द रिटर्न दैट इज इंटरेस्ट डिविडेंड पेबल इन व्हाट, इंडियन करेंसी। सो इसलिए सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, चाहे वो इंडियन रुपीस में एक्सप्रेस्ड हो, चाहे किसमें एक्सप्रेस्ड हो, फॉरेन करेंसी में। तो एक बार फिर से देखिए साहब, हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 21H में, मींस DDT, D फॉर डिलीवरी, D फॉर डोनेशन, T फॉर ट्रांसफर। किसने किया, फॉरेन सोर्स ने किया। किसका किया, 3 बातें, ACS, A से आर्टिकल, C से करेंसी कोई भी इंडियन या बाहर की, S से सिक्योरिटी कोई भी इंडियन या फॉरेन सिक्योरिटी। लेकिन आर्टिकल में एक एग्जम्पशन था कि अगर आपको वो गिफ्ट के रूप में मिलता है, पर्सनल पर्पस के लिए मिलता है, अगर उसका मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट इन इंडिया मैक्स 1,00,000 रुपए तक है, और ये आपने देखना इंडिविजुअल आइटम का एग्रीगेट नहीं करना है, राइट। तो क्या ये डेफिनेशन खत्म होगी, ना भैया, इस डेफिनेशन के आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसी डेफिनेशन की आगे ये है एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन का आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के 2 परिणाम होते हैं, या तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन का साइज बढ़ाता है,
या घटाता है। इसके दो इंपैक्ट होते हैं, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन है 3, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन तीनों का इंपैक्ट मैंने लिख दिया है। पहले का लिख दिया इंक्लूजन, दैट मीन्स इसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान के चलेंगे, इंक्लूजन मान के चलेंगे, एक्सक्लूजन इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे या यूं कह लो एग्जम्पशन होंगे। अच्छा, क्लोज नंबर 1 जो है एक्सप्लेनेशन, ये यूजलेस आज के दिन। सर ऐसा क्यों? भाई साहब, ये ऐसा हुआ कि 2020 में अमेंडमेंट आ गई, उस वजह से ये यूजलेस हो गया। करना क्या चाहिए था? अमेंडमेंट एक्ट आता है 2020 में, करना ये चाहिए था अमेंडमेंट एक्ट को कि जो वो अमेंडमेंट लेके आए, ये एक सेक्शन 7 के अंदर अमेंडमेंट लेके आए, इनको उस अमेंडमेंट वहां लेके आए तो आपको अमेंडमेंट इस डेफिनेशन में भी लेके आनी चाहिए थी। क्यों लेके आनी चाहिए थी अभी बताता हूं। देखिए क्या कहता, हम मान के चलेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूजन है। कब कहता डीडीटी हुआ, किसका हुआ? एसीएस का हुआ। किसको मिला है? किसी भी पर्सन को मिला है, और आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन को, जैसे दिवाली की गिफ्ट आगे से आगे चिपका देते हैं। कहता है इसको भी हम मान लेंगे डीम्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये संचित है, इनको रिसीव होता है ईसीएस आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, ये प्यार करते हैं संचिता से, आगे उसको गिफ्ट दे दिया। ध्यान दीजिए, मिला किसको? फॉरेन कंट्रीब्यूशन संचित को। दे किसको दिया उसने? आगे संचिता को। प्रश्न, क्या संचिता के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन? आप कहेंगे नहीं। क्या संचिता के ऊपर एफसीआर एक्ट लगना चाहिए? वो तो बेचारी जानती भी नहीं सिवाय संचित के किसी और के बारे में। लेकिन एक्सप्लेनेशन ही कहती है मिस संचिता आपके ऊपर एफसीआर एक्ट लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं लगेगा। सर आप कैसे कह रहे हो? देखो, आप किसी को आगे ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हो। सर क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सेक्शन 7 ने क्या लगा दिया? एक प्रतिबंध, प्रोहिबिटेड। अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, आप आगे किसी को दे नहीं सकते। डेट मीन सीखा क्या? दरअसल अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले आप आगे दे सकते थे, इसलिए हम कहते थे उसे भी क्या मान के चलेंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम मान के चलेंगे। लेकिन अब आपने रोक लगा दिया, तो रोक ही लगा दिया, तो इस एक्सप्लेनेशन का यहां कोई यूज ही नहीं रहा, क्योंकि आप आगे किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। इसलिए एग्जाम में प्रश्न आ जाए, आप दोनों चीजें लिख के आइए कि यस एज पर 21H एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के हिसाब से ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहानी आगे बढ़ती है। मान लीजिए आपको बाहर से कंट्रीब्यूशन आया, करेंसी का आया। क्या किया आपने? आपने उसे बैंक में जमा करवा दिया, या आपने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिए, कुछ भी कहिए आप। तो कहता अगर कोई आपको इंटरेस्ट अक्रू होता है या कोई और इनकम हो जाती है बाय डिपॉजिटिंग इन बैंक व्हाट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या उसे इन्वेस्ट करके, तो उसे भी हम क्या मान के चलेंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जैसे डीम्ड मान लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती है 1 लाख रुपया, रुपया भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकते हैं। आपने, या डॉलर देखिए मैंने लिखा 10,000, आपने डिपॉजिट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 15,000 रुपए, तो ये 15,000 भी क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो इसके ऊपर भी एफसीआर एक्ट आपके ऊपर लगेगा। आपको इस इंटरेस्ट से रिलेटेड भी एफसीआर एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कमा किस रहे हैं आप? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कमा रहे हैं। तीसरी बात आती है, हम इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, एक्सक्लूजन है। बात भी सही है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट कनाडा बैठा है और अभी उसने सीए फाइनल का क्लियर नहीं किया और कनाडा चला गया, लेकिन उसका मन बना कि मैंने पेपर देना है। उसने मेरी क्लासेस कनाडा बैठे ले ली, तो नेचुरल है वो मेरे को क्या पे करेगा? फीस पे करेगा। मुझे बताओ, क्या मेरे लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन? मैं तो एक टीचर हूं, अपना प्रोडक्ट कह लीजिए या सर्विसेज दे रहा हूं। क्या मेरे ऊपर बिना मतलब में एफसीआरए का कंप्लायंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट? सो इसलिए कहता है अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ फीस इंक्लूडिंग फी चार्ज्ड बाय व्हाट? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स क्लियर होगी बड़ी बात। देखिए वर्ड फीस लिखा है, तो फीस तो और भी चीजों की हो सकती है, क्योंकि लिखा है इंक्लूडिंग एजुकेशनल, तो बाकी फीसें भी हो सकती हैं। किससे ली हैं? ऑब्वियसली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। किससे ली होगी आपने? फॉरेन स्टूडेंट से ली होगी। जैसे ध्यान दीजिए, सिंपल बात है, फीस दे रहे हैं
तो क्या ले रहे हैं आप? सर्विसेज। तो इंडिया में बैठा कोई सर्विस दे रहा है। एफसीआर एक्ट क्यों लगे? जैसे मान लीजिए कोई बाहर से इलाज करवाने आता है, जैसे आजकल इंडिया में फेमस हो रहा है मेडिकल टूरिज्म, तो इसके लिए ऊपर उस हॉस्पिटल या डॉक्टर के ऊपर एफसीआर एक्ट लगना नहीं चाहिए। उसने तो बेचारे ने अपनी फीस ली है। नंबर 2, और टुवर्ड्स कॉस्ट, पैसे लिए आपने किस लिए? इन लिeu ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए खतरनाक वर्ड है यहाँ पे। कहते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज आपने जो भी दी हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स आपका बिजनेस है, ये दी है चाहे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। समझ में नहीं आई बात, ध्यान से समझना। मान लीजिए इन इंडिया कोई फॉरेनर इंडिया आया, आपकी फल फ्रूट की दुकान है, आपसे उसने फ्रूट खरीदे, फ्रूट बेचे आपने, क्या लेंगे आप? उसके पैसे लेंगे। क्यों फ्रूट के पैसे लेंगे? क्योंकि आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, राइट? और ये गुड्स या सर्विसेज आपने कहां दी है? इन इंडिया में। मुझे बताइए कि आपके ऊपर एफसीआर एक्ट लगना चाहिए? वो अंग्रेज आया, आपने उससे 100 रुपए के सेब बेचे, तो आपने तो 100 रुपए लिए, नो डाउट। अगर डॉलर लिए होते तो फेमा एक्ट भी लगता, राइट? तो यहां फेमा की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एफसीआर की बात हो रही है। इसलिए आपके ऊपर यह क्यों लगे? या मान लीजिए आप ओला उबर के ड्राइवर हैं, किसी अंग्रेज ने टैक्सी बुक करवाई, तो आपने क्या दी? सर्विसेज रेंडर करी, राइट? क्या है आपका? गाड़ी चलाना आपका काम है। कहां दी सर्विसेज? ये इंडिया में। क्यों लगे एफसीआर एक्ट? अब रिवर्स ले लीजिए, आउटसाइड इंडिया कैसे? मान लीजिए आपने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट किया, तो आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट ही होगा ना। तो एक्सपोर्ट के ऊपर एफसीआर एक्ट नहीं लगता, ये क्लियरली आप फेमा में पढ़ के आते हैं, याद कीजिए। फेमा में, फेमा अप्लाइज नॉट एफसीआर एक्ट। फेमा का कौन सा सेक्शन लगता है? 7 से मेनली सेक्शन नंबर 7 है, और एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड उसके अलग से रेगुलेशंस हैं, वो लगती हैं। और 7 से लेके सेक्शन नंबर 9 तक आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेसिकली पढ़ते हैं, इसलिए फेमा नहीं लगेगा। तो इसके साथ हमारी पहली डेफिनेशन देखिए, मैंने 2 चीजें कही थी, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक हॉस्पिटैलिटी। हमने कंट्रीब्यूशन अभी कंप्लीट किया 21H, जहां हमने कहा कि भाई मींस डीडीटी, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, किसका या किसने किया? पहले फॉरेन सोर्स, जो हम 2J में देखेंगे। किस चीज का किया? ऑफ ACS, आर्टिकल, करेंसी कोई भी इंडियन या फॉरेन, सिक्योरिटी कोई भी इंडियन या फॉरेन। आर्टिकल में एक एग्जाम्पशन है, गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए, जिस दिन मिला उस दिन इंडिया में उसकी मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख तक हो, ये वैल्यू दी है किसने? रूल नंबर 6A ने। टाइम टू टाइम ये लिमिट्स बदलती रहती हैं, पहले 25,000 होती थी, आने वाले समय में इन्फ्लेशन से ऑब्वियसली चेंज होती रहेंगी। देन एक्सप्लेनेशन आती है 3। पहला था अगर आपने किसी को ट्रांसफर भी कर दिया तब भी उसके लिए डीम्ड ये माना जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लेकिन सेक्शन 7 ने रोक लगाई है। नंबर 2, अगेन हमने इंक्लूजन में कहा इससे होने वाला कोई आपको इंटरेस्ट या कोई अदर इनकम एक्रू हुई है मान लेंगे। एक्सक्लूजन में कोई फीस मिली है इंक्लूडिंग एजुकेशनल फीस फॉरेन स्टूडेंट से, या कॉस्ट ऑफ किस चीज की? गुड्स सर्विसेज रेंडर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भारत में या भारत के बाहर, उसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, एफसीआर एक्ट नहीं लगेगा। उदाहरण मैंने कई लिख दिए हैं ताकि आपको ये उदाहरण ही क्या है, इसी तरह के एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। देखिए हमने कहा दिया पैसा फॉरेन सोर्स ने है, लेकिन मिला किसको है? एक पर्सन को मिला है। तो आइए पर्सन वर्ड जरा देख लेते हैं। फॉरेन सोर्स को तो बहुत डिटेल में हमें देखना होगा, पहले पर्सन हम देखेंगे। अंडर सेक्शन 21M में हमें नजर आता है जनाब पर्सन, और पर्सन के लिए देखिए मैं हमेशा कहता हूं हर एक में पर्सन की डेफिनेशन होती है, हर एक में जो भी आप पढ़ें। फेमा में भी देखिए आप देखते हैं, 2U में, IBC में भी देखते हैं, हर जगह होती है। तो यहां पे और ये नॉर्मली डेफिनेशन होती है एक्सटेंसिव। ये डेफिनेशन हमेशा मीन से नहीं स्टार्ट होती, किससे स्टार्ट होती है? इंक्लूड। तो इंक्लूड वर्ड से पता चल गया ये डेफिनेशन एक्सटेंसिव है, जो लिखा है ये भी पर्सन है और इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये इंक्लूड वर्ड बड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे कहता है इंडिविजुअल भी आ गया, HUF भी आ गया, एसोसिएशन भी आ गई, या अब देखिए यहां लिख गया 4th पॉइंट में कंपनी में सिर्फ कौन सी कंपनी आई? कहता जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक्स में एफसीआर एक्ट बेसिकली है क्या? डोनेशन मिलती है, किसको मिलती है?
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी होती है? चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता, ध्यान से समझना। क्या मैं अगर आपसे पूछूं, इस कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी अदर कंपनी, इस कंपनी अ पर्सन, क्या जवाब देंगे आप? सोचो। तो हो सकता है आप जवाब दें नो, लेकिन अगर आप यहां ध्यान दें, डेफिनेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है ये भी पर्सन है, इसके अलावा भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, कंपनी के लिए आपने स्पेसिफिक कौन सी कंपनी लिख दी? सेक्शन 8। तो एक ये भी इंटरप्रिटेशन हमेशा होती है, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ वन वर्ड रिजल्ट्स इन व्हाट? एक्सक्लूजन ऑफ अदर। तो ये इंटरप्रिटेशन का इश्यू बन जाता है, राइट? यहां से चलेंगे, हम कह देंगे कंपनी भी आ जाएगी। यहां से चलेंगे, हम कहेंगे साहब ये तो नहीं आनी चाहिए, कोई और कंपनी। तो सर क्या कहते हो, पेपर में क्या लिखा है? इसलिए बार बार कहता हूं, इंस्टीट्यूट का कोई भी एग्जाम्पल सारे करवाने की कोशिश करता हूं। पूरे पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी कहीं हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क्या है, वो कोई भी अपनी इंटरप्रिटेशन ले ले, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। मैंने तो दोनों बातें आपको बता दी। इंक्लूड से चलेंगे तो साहब कोई भी आ जाएगा, लेकिन यहां स्पेसिफिक जब आप मेंशन कर रहे हैं तो आना नहीं चाहिए। लेकिन आप रिवर्स में सोचो, रिवर्स में अच्छा दिमाग लगाओ। एफसीआर किसके ऊपर लग रहा है? सर कोई कंट्रीब्यूशन मिला, तो मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं, अगर मेरे को बाहर से $5 लाख आ गए, क्या मेरे ऊपर ये एक्ट नहीं लगना चाहिए? डेफिनेटली लगना चाहिए। इसलिए अगर आप इंटरप्रिटेशन में फंसते हैं, एक चीज मत भूलिएगा साहब, मैं हमेशा कहता हूं लॉ इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन सेंस। तो इसलिए मेरा इंटरप्रिटेशन बड़ा क्लियर है। कोई भी कंपनी को आप क्या लेके चलेंगे? आप उसे पर्सन लेके चलिए। तो 4 चीजें हैं। इंडिविजुअल जानते हैं आप, एचएफ जानते हैं, कंपनी हो गया, माना चाहे सेक्शन 8 लिखा है, एंड नंबर तीसरा क्या आ गया? एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज एसोसिएशन? आइए जरा इसे देख लें हम। सेक्शन नंबर 2(1)(a) के अंदर, क्योंकि देखिए ये जो सेक्शन होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ए से, इसलिए ये है। कहते हैं एसोसिएशन में 2 बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स में पहली बात कहता एसोसिएशन किसकी होगी? इंडिविजुअल्स की होगी। एक चीज क्लियर होगी, जिसे आप नॉर्मली दरअसल हर क्लास में आप देखते हैं, BOI स्टैंड्स फॉर व्हाट? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो एसोसिएशन है, यहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात नहीं की गई। किसकी बात की गई है? इंडिविजुअल्स की। चाहे आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। क्या सीखा आपने? देखा होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाउंडेशन में पढ़ा था, और हम पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करवाना कोई जरूरी नहीं है। तो देखा जाए, डोंट यू थिंक पार्टनर्स अगर वो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी एसोसिएशन बन गई, फर्म बन गई, तो फर्म भी क्या हो गई? एसोसिएशन। तो इसलिए फर्म एलएलपी क्या होती है? एलएलपी एक्ट 2008 है, रजिस्ट्रेशन करवाते हो आप। तो अगर सारे के सारे कौन है उसके अंदर? इंडिविजुअल हैं, सारे पार्टनर इंडिविजुअल हैं, क्या बन गई? एसोसिएशन। क्या बन गए आप? ऑब्वियसली पर्सन बन गए। एंड इंक्लूड्स में कहता है एसोसिएशन में कोई सोसाइटी भी आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा फ्लैट्स में लोग सोसाइटी बना लेते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं। सेम लिखा है, सोसाइटी चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है। और सोसाइटी से संबंधित हमारे देश में कानून है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। जैसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपने क्रिकेट से रिलेटेड सुना होगा, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ये एक रजिस्टर्ड है बॉडी है, और ये किस में रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड है। एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। जैसे कह लीजिए कोई ट्रस्ट वगैरह। सो कहता है एसोसिएशन 2(1)(a) में क्या है? पहली बात तो इंडिविजुअल्स के, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। एंड इंक्लूड्स में क्या कह दिया? सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। साथ में कोई और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मर्जी आप नाम दे दीजिए, जैसे ट्रस्ट वगैरह मैंने बता दिया। देखिए जैसे हम बात करते हैं पर्सन में, 2(1)(m) में हमने इंडिविजुअल की बात करी। हमें बार बार आगे बढ़ना, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड रिश्तेदार वर्ड दिखता रहेगा, रिलेटिव। इसका डेफिनेशन सेम वही है जो आप कंपनीज एक्ट में एंड पढ़ के आते हैं, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑब्वियसली 2013 में। राइट। तो पहली बात,
अगर आप HUF हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में तो सारे मेंबर्स क्या कहलाते हैं? रिलेटिव। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो रिलेटिव रहेंगे 9 पीस। जैसे मान लीजिए ये हैं हमारी बसंती, राइट? तो चलिए कोई भी नाम ले लीजिए, चलिए मेरा नाम ले लीजिए मिस्टर S। तो रिश्तेदार कौन होंगे? आपके पिताजी, आपकी माताजी, फादर मदर, इधर है ब्रदर और ये है सिस्टर। कहने का मतलब है इसमें मिस्टर S का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, रादर ये तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। फादर मदर से बने हैं और बहन भाई इनको माँ बाप ने अलग से दिए हैं, बेटा खेलो एंजॉय करो। क्लियर है? तो कितने लोग बन गए यहाँ पे? 4 रिश्तेदार आपके हो गए। अब मिस्टर S ने क्या कर ली? बेटा गलती मतलब शादी कर ली, स्पाउस। तो ये पक्का आपकी गलती है। अब कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। अब आप भी कहते हो मैं भी वही करूंगा जो मम्मी पापा ने किया, तो आपने भी वही कर दिया। लेकिन देखिए आप बहन भाई नहीं कहलाएंगे, वही ये आपके क्या कहलाएंगे? सन एंड डॉटर। प्लीज थोड़ा दिमाग यूज करना है, राइट? तो ये हो गया आपके सन एंड डॉटर। कितने पीस हो गए बेटा? यहाँ 7 हो गए। अब सन थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा उसका भी दिल धड़कने लग पड़ा, कहता मैं लाऊंगा दिल दिल दिल। दिल का मतलब है बेटे डॉटर इन लॉ। और इधर है तो डॉटर कहती है मैं भी लाऊंगी सिल 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 सन इन लॉ। लेकिन ध्यान दीजिए कोई ग्रैंड चिल्ड्रन ने नहीं लिया हमने ना, यहाँ कोई मामा चाचा, देखिए भाई लिया भाभी नहीं ली, है ना, जीजा जी भी नहीं है। सर ये प्लस प्लस क्यों लगा रखा है? देखिए प्लस का यहाँ पे जो मतलब है, प्लस हेयर मीन्स स्टेप, राइट? जैसे पिताजी कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए नई मम्मी लेके आऊंगा, तो मम्मी कहती मैं भी तेरे लिए नया पापा लेके आऊंगी, तो आपको एक्स्ट्रा मम्मी पापा मिल गए, तो बेटा वो भी आपके रिश्तेदार हैं। जब बेटा आपको एक्स्ट्रा मम्मी पापा मिले तो वो जो नई मम्मी आई है वो पीछे से भी 2 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू लेके आई है, तो बेटा वो आपको नई क्या मिल गई? भाई बहन, मतलब स्टेप ब्रदर स्टेप। अब थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, चाहे आपकी चौथी बीवी हो, बीवी कभी स्टेप नहीं होती, क्योंकि आप एक ही टाइम पे एक ही गलती कर सकते हो लीगली, बिकॉज आपको मालूम होगा पॉलीगैमी बाइगैमी अलाउड नहीं है, एक से ज्यादा आप बीवी रख नहीं सकते। तो इसलिए बीवी कभी स्टेप नहीं होती। आपको ये मेरी बीवी है, ये मेरी स्टेप बीवी है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो जो पहली 3 बीवियां थी उसको रिश्तेदार नहीं मानेंगे, जो करंट है उसको मानेंगे। ऐसे देखिए अगर चौथी बीवी है तो बेटा वो भी कुछ आपके लिए डिफरेंट बच्चे लेके आई होगी, इसलिए सन स्टेप ले लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिएगा, ये मैंने हाईलाइट किया है, डॉटर जो स्टेप है उसको रिश्तेदार नहीं माना गया। सेम वे कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा, आपके डॉटर इन लॉ सन इन लॉ कभी भी स्टेप हो नहीं सकते। आइए अब हम बढ़ते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पे। जैसे हमने कहा था कोर एरिया में 2 बातें हैं, एक है साहब फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है? हॉस्पिटैलिटी। तो दूसरे हिस्से में हम चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अंडर सेक्शन 21I फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जिसको सिंपल भाषा में मैंने कहा था, बाहर जा रहे हैं और आपको खींच के क्या मिल रही है? खातिरदारी, आपकी खातिरदारी हो रही है। यही हिंदी में लिखा, बाहर जा रहे हैं खातिरदारी। अब खातिरदारी किस तरह से होगी वो देखते हैं। पहली बात, डेफिनेशन स्टार्ट होती है मीन से। मैंने डेफिनेशन को ब्रेक किया 5 टुकड़ों में, इस तरह से याद रखिएगा। पहला टुकड़ा है खातिरदारी हो रही है तो किसी ने ऑफर तो दी होगी ना, जैसे कोई आपको इनवाइट करता है, बर्थडे पार्टी है ना, ऐसे थोड़े कहीं भी टेंट लगा और आप घुस जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पक्का कोई क्या आनी चाहिए? आपको एक ऑफर आनी चाहिए। और कहता है नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन। नॉट बीइंग का मतलब बेटे फिर से क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पशन है, अलाउड है। कहने का मतलब है इसके ऊपर FCR एक्ट कह लीजिए नहीं लगेगा। अगर प्योरली अ कैजुअल वन है तो कैजुअल वन का मतलब फॉर्मल टूर। सर कैसे? अरे हमारे बड़े राजनेता और बड़े बड़े ऑफिसर, प्रधानमंत्री और मोदी जी के लिए तो देखिए आपने सुना ही होगा, वो उनके लिए एक ही चीज फेमस है कि ही इज ऑलवेज ऑन अ फ्लाइट मोड, क्योंकि वो बाहर अच्छे रिलेशन बनाने में लगे रहते हैं। ये तो कोविड आ गया, नहीं तो देखिए ये मेरे ख्याल में वो इस तरह का एक हिस्ट्री लिख देंगे भारत के इतिहास में कि भाई ऐसा ना कोई प्रधानमंत्री हुआ ना कोई होगा जिसने बाहर वाली कंट्रीज के साथ इतने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इतनी मेहनत करी हो। तो इसलिए हमारे राजनेता, ऑफिसर, डिग्नेटरी जब बाहर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, खातिरदारी इनको भी होती है। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी जाते हैं तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता है, राइट? तो बहुत बार आपने देखा होगा जिस देश में जा रहे हैं उसका प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा राजनेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कह लीजिए, वो खुद एयरपोर्ट पे आकर के मोदी साहब का क्या करता है? स्वागत करता है।
क्लियर? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि आप हमारा वेलकम नहीं करेंगे, तो जब वो वेलकम करते हैं गौर कीजिएगा, बुके जिसे आप फूल कह देते हैं, राइट, वो दिया जाता है खूबसूरत। और नॉर्मली आपने देखा होगा भारत में भी एक परंपरा है, हम शॉल भेंट करते हैं, या हमारे देश में कोई आता है आपने देखिएगा मोदी जी शॉल भेंट कर रहे होंगे, तो देखिए ये भी तो उपहार मिले ना, क्लियर है? तो मुझे बताइए क्या ये कोई वास्तव में हमारी हॉस्पिटैलिटी पर्सनल हो रही है? नहीं हो रही। इसके ऊपर एफसीआर एक्ट क्यों लगे? ये तो एक तरह से कह लीजिए एक सरकारी क्या है, ट्रिप है, क्लियर है, सरकार के तरफ से है, देश के लिए है, तो इसलिए इसको एफसीआरए नहीं मानना चाहिए। इसलिए कोई ऑफर आया है, लेकिन अगर वो कैजुअल वन है, राइट, तो हम उसे हॉस्पिटैलिटी लेके नहीं चलेंगे। तीसरी बात है, कहता है ये ऑफर आई है मेड इन व्हाट, कैश और काइंड। सर ये कैश और काइंड समझे नहीं हो? अरे टेंशन ना लीजिए, अभी आ जाएगा। और स्वाभाविक ऑफर किसने दी? हमने कंट्रीब्यूशन में भी यही पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन फॉरेन सोर्स ने दिया है, हॉस्पिटैलिटी भी फॉरेन सोर्स देगा, जिसे हम 2J में पढ़ेंगे। और स्वाभाविक ये हॉस्पिटैलिटी किसको दे रहे हैं आप? किसी व्यक्ति को, पर्सन हमने ऑलरेडी 2-1M में देख लिया। तो देखिए कैश और काइंड क्या है, ये इस तरह से है। देखिए खातिरदारी होनी है ना। देखिए एक होता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पैसे लगते हैं, आप देखते हैं यार ट्रैवल का इतना खर्चा होगा, होटल का इतना खर्चा होगा, फिर आप अपने बजट के हिसाब से उसे मीट करने की कोशिश करते हैं। एक होता है कहीं पे मुफ्त में जाना हो, उसका मजा ही अलग है ना, क्योंकि अपना 1 रुपया नहीं लग रहा, होटल में जाएंगे बिंदास, अपन सबसे पहले कौन सी आइटम मंगवाएंगे, अपन मेन्यू मंगवाएंगे, अपन आइटम नहीं देखते, अपन देखते हैं उसमें से सबसे महंगा वाला चीज कौन सा है, ये मंगवाओ, अपना कौन सा बाप का बिल आना है। ये इस तरह से कुछ परंपरा या कह लीजिए गलत सोच रखनी नहीं चाहिए, मैं हमेशा ये मानता हूं, बट चलिए जो भी है। इसलिए ये जो मुफ्त की चीज आपको मिलने वाली है कैश और काइंड में, किस तरह से, फॉर प्रोवाइडिंग ए पर्सन विद कॉस्ट। देखिए बाहर जाएंगे तो जनाब एयरलाइंस आपके ससुर जी की तो नहीं होगी मेरे ख्याल में, है ना, तो खातिरदारी तो कब होगा? जब एयरलाइंस का टिकट वो लोग भेजें, इसलिए वो टिकट भेजते हैं, तो क्या हो गया काइंड में, या उन्होंने क्या भेज दिया, अरे भाई साहब आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया, टिकट खरीदिए और आ जाएगी। विद द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ट्रैवल टिकट टू एनी फॉरेन कंट्री और व्हाट, टेरिटरी। सर कंट्री तो समझ में आता है, टेरिटरी का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है, अभी भी बहुत सा आपने देखा होगा जो इंग्लिश मैन है, यूके इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने ना थोड़ा सा डाटा प्लस माइनस हो सकता है, देखिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड ने लगभग 76 कंट्रीज पे इन्होंने रूल किया, लगभग 76 कंट्रियों पे इन्होंने रूल किया, इंक्लूडिंग व्हाट, अमेरिका। लगभग मे बी मेरे को डाटा दिमाग में 65 भी आ रहा है, तो थोड़ा प्लस माइनस देखिए ऐसा है। देन आपने सुना होगा कुछ कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ नेशंस जो लगभग 55 के करीब आज भी ऐसे देश हैं जो बिल्कुल उसी तरह से सिस्टम जी रहे हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। और इसके बाद कुछ अलग से कुछ कह लीजिए 15 के करीब छोटे छोटे नेशंस ऐसे हैं जो आज भी जो यूके की क्वीन कह लीजिए उसको आज के दिन भी मानते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग छोटी छोटी आइलैंड टाइप कह लीजिए, बरमूडा आइलैंड इस तरह के आपने कुछ सुना होगा, वर्जीलिया आइलैंड, ये अभी भी इंग्लैंड के नीचे हैं, जबकि वो इंग्लैंड की टेरिटरी से अलग है उनकी टेरिटरी। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, फॉरेन कंट्री और व्हाट, टेरिटरी। जैसे हांगकांग नाम आपने पक्का सुना होगा, हांगकांग, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हांगकांग भी इंग्लैंड के पास था पहले 99 ईयर्स की लीज तक, चाइना का हिस्सा था, इंग्लैंड का हो गया था 99 ईयर्स तक, और 1990s में 95-96 की बात होगी, ये 99 ईयर्स खत्म हुए थे, ये फिर दोबारा किसके पास चला गया, चाइना के पास। लेकिन हांगकांग वाले कभी भी नहीं चाहते कि हम किसके अंदर मिल जाए, चाइना में, तो इसलिए हांगकांग में भी बड़े इश्यूज होते रहते हैं, इसलिए शब्द थोड़ा सा कह लीजिए क्या आ गया, टेरिटरी। ये थोड़ा सा मैंने एक अलग से डाटा लिख दिया, देखिए थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेशन है, राइट, क्योंकि यहां पे मेरे दिमाग में 65 भी जरा घूम रहा है। तो ट्रेवल का आपको पैसा मिला, और विद व्हाट, फ्री। ये देखिए मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वहां पे जाइए, कहते आइए ना हम सेवा पानी करेंगे आपका। बोर्डिंग, बोर्डिंग का मतलब होता है खाना पीना, लॉजिंग का मतलब रहने की सुविधा, और फिर ट्रांसपोर्ट का मतलब वहां घूमी घूमी कीजिए आप। और ये एक 5वां चीज है, इवन कहते कोई बात नहीं, हमारे अच्छे यहाँ अच्छा इलाज है, हम आपका करवा के देंगे,
मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटैलिटी में हमने 5 चीजें देखी। मीन से स्टार्ट होता है, एक ऑफर आई, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, कैजुअल वन नहीं होनी, नॉट बीइंग प्योरली अ कैजुअल वन। ये ऑफर किस में आई है, कैश और काइंड में आई है। किसने दी है, फॉरेन सोर्स ने दी है। किसको दी है, एक पर्सन को दी है, जिससे आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, और विद व्हाट, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट, मेडिकल। तो इसके साथ मैं इसे कहता हूं एक हिस्सा डेफिनेशन का हमारे यहां समाप्त होता है। ये एक पेज आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये 2 हिस्से हैं, कंट्रीब्यूशन है टू 1H, हॉस्पिटैलिटी है टू 1I। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, फॉरेन सोर्स ने दिया है। किसको दिया है, किसी पर्सन को दिया है। पर्सन में ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल है, HF है, एसोसिएशन है, एंड चौथा सेक्शन 8 कंपनी है। और एसोसिएशन में कौन है, इंडिविजुअल है या सोसाइटी या कोई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। उसके साथ 2-1R में मैंने रिलेटिव भी चिपका दिया, 9 लोग याद रखिएगा। और कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, DDT किसका, ACS का, डोनेशन, डिलीवरी और या फिर ट्रांसफर किसका, आर्टिकल का, करेंसी का, सिक्योरिटी का। आर्टिकल में ध्यान दीजिएगा 1 लाख तक की एक आइटम जिस दिन मिला है मार्केट वैल्यू रूल 6A के मुताबिक, उसके ऊपर हम FCRA एक्ट नहीं लगाएंगे। और दूसरा हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि साहब ट्रांसफर करते हैं तो हम मान लेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आती तो भी मान लेंगे, लेकिन कोई फी वगैरह आता है चाहे एजुकेशन का हो हम नहीं मानेंगे, या गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर की हो भारत में या बाहर ऑर्डिनरी कोर्स में, हम उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। तो यहां हम इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।